अ, ओमकार जी, आपने जो चाहा था वो मेरे पास स्पाइरल के रूप में है, हिंदी में भी है जी सर। और अंग्रेजी में भी है। देख रहे हैं ना, ये अंग्रेजी में है, ये हिंदी में हाँ है। सर, देख रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपको तीन हाँ बजे हाँ। 3 बजे कॉलेज में हम जाने वाले हैं, उस समय आपको दे देंगे। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा। आ जाता हूँ उधर। अच्छा, कल जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय वेब गोष्ठी हुई थी, उसमें आप में से कौन कौन शामिल हुआ था यूट्यूब पर? मैं हुआ था शामिल सर। बाकी श्रद्धा जी, आप शामिल हुई थी ना, आपका नाम है उसमें, आपने उसका पंजीकरण फॉर्म भरा था। ठीक है। और कोई है तो अ, बोल भी सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि मैं उपस्थित था या थी। अगर आप में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है तो उसकी यूट्यूब लिंक मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले अपने ग्रुप पर डाल दी है, वो देखें। और एक हफ्ते में जितने नाम आ जाएंगे उतनों को हम सर्टिफिकेट मुहैया कराएंगे। ई सर्टिफिकेट सभी को ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। ठीक है। और साथ ही आज जिस पाठ को हम आरंभ करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है चिड़ों पे चांदनी। सबको सुनाई दे रहा है ना ठीक ढंग से? तो सर जी ठीक। सर। ठीक है। ठीक है। चिड़ों पर चांदनी, ये हमारा 5वां पाठ है। इसके पूर्व हमने प्रेमचंद लिखित आत्मकथांश मेरा जीवन पढ़ा था। उसके उपरांत महेशी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र नीलकंठ मोर पढ़ा था। उसके उपरांत एक संस्मरण, कमला नाम का संस्मरण जो पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित है, वो हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। और चौथा पाठ एक ललित निबंध जिसका शीर्षक है शिरीष के फूल, ये भी हमने प्रस्तुत किया, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और जिस पाठ को आज हम आरंभ करने जा रहे हैं वह हमारा 5वां पाठ है, जिसका शीर्षक है चीड़ों पर चांदनी। एक यात्रा संस्मरण या यात्रा लेखन है, यात्रा वृत्तांत जिसे कहा जाए या यात्रा वृत्त कहा जाए, बहुत सारे नाम हैं इसके। मराठी में प्रवास वर्णन कहा जाता है। निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि जब से हमने हमारा जय हिंदी जय नागरी यह यूट्यूब चैनल आरंभ किया है और उसमें लगभग हमने 150 वीडियो डाले हैं अब तक, उसमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय वीडियो यही है जिसका नाम चिड़ों पे चांदनी है। और एक ही वीडियो को लगभग 3,500 लोगों ने देखा है। और वो भी वीडियो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया है, वो भी आप देखें। तो हम आरंभ करते हैं पहले निर्मल वर्मा जी के परिचय से। और निर्मल वर्मा जी से मैं स्वयं मिला हूँ। पुणे में 2001 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का अधिवेशन था, उसमें वे समापन सत्र के अध्यक्ष थे। तब मैंने उनको वहां देखा है, उसकी फोटो भी मेरे पास है, अगर चाहिए तो आपको दिखा सकता हूँ। निर्मल वर्मा जी का परिचय हम पहले प्राप्त कराएंगे। निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 मई 1929 के दिन हुआ और उनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 को हुई। 3 मई 1929 को शिमला में जन्मे। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वह 3 मई 1929 को शिमला में जन्मे निर्मल वर्मा जी को मूर्ति देवी पुरस्कार 1995 में मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 में मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिए, भारत में सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार अगर कोई है तो वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और वो भी आपको मिला है। 1952 में उनका पहला कहानी संग्रह आ गया था परिंदे।
इससे उन्हें प्रसिद्धि मिली और उस समय जो नई कहानी के पुरोधा के रूप में सामने आए थे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर के साथ साथ इनका भी नाम लिया जाता है, निर्मल वर्मा जी का। मतलब ये नई कहानी के आधार स्तंभों में से एक है और उनका पहला कहानी संग्रह परिंदे 1952 में प्रकाशित हुआ और उन्हें बहुत सी प्रसिद्धि मिली और उनकी कहानियां जो है निर्मल वर्मा जी की कहानियां अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बहुत बेजोड़ समझी जाती हैं। बेजोड़ समझे जाने वाली कहानियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग में उच्च पदाधिकारी श्री नंद कुमार वर्मा जी के घर इन्होंने जन्म लिया। नंद कुमार वर्मा उनके पिताजी का नाम है और नंद कुमार वर्मा जी के घर जन्म लेने वाले 8 भाई बहनों में से उनका 5वां नंबर आता है। मतलब वे 8 भाई बहन थे और वे 5वें थे। निर्मल वर्मा जी की संवेदनात्मक बुनावट पर हिमाचल की पहाड़ी छायाएं दूर तक पहचानी जा सकती है। मतलब हिमाचल प्रदेश, कल की हमारी जो संगोष्ठी हुई उसमें विषय प्रवर्तक के रूप में मेरे मित्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के रहने वाले डॉक्टर प्रोफेसर सूरत सिंह ठाकुर जी उपस्थित थे और उनसे मुझे बहुत सारी हिमाचल प्रदेश की जानकारी मिली और उसी प्रकार से ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। निर्मल वर्मा जी शिमला में जन्म हुआ था, तो ये हिमाचल प्रदेश में बहुत लोकप्रिय, वैसे तो संपूर्ण विश्व भर में है, लेकिन उनके लेखन पर हिमालय और हिमाचल प्रदेश की छायाएं दिखती हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से आपने इतिहास में एमए किया और इतिहास के अध्यापक बन गए। कुछ वर्षों तक, कुछ दिनों तक इतिहास विषय का अध्यापन किया और उसके बाद वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक बने। आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि निर्मल वर्मा जी एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने विदेशों में बहुत काम किया है। कल भी उनका उल्लेख हुआ था। दिल्ली के मतलब 1959 से उन्होंने चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्राच्य विद्या संस्थान में 7 वर्षों तक अध्यापन किया है। 7 वर्षों तक। ध्यान रखिए, भारत के बाहर जाकर के, यूरोप में जाकर 7 वर्षों तक उन्होंने प्राच्य विद्या संस्थान का कार्य किया। प्राच्य विद्या मतलब जिसको अंग्रेजी में ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है, मतलब भारतीय विद्या भंडार जिसे कहा जाता है, उसका उन्होंने अध्यापन वहां किया हुआ है। उसके बाद वे लंदन में रहते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के सांस्कृतिक रिपोर्टिंग की उन्होंने। मतलब वो एक पत्रकार भी थे, लेखक इतिहासविद होने के साथ साथ वो एक अच्छे पत्रकार भी थे और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सांस्कृतिक रिपोर्टिंग की। सांस्कृतिक मतलब जहाँ साहित्य, संस्कृति इत्यादि के कार्यक्रम होते हों, वहाँ के कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग वो पत्रकार के रूप में किया करते थे और वे 1972 में वापस देश में लौटे। मतलब देखिए 1959 से 1972 तक वो विदेशों में रहे। इसके बाद फिर उन्हें विदेश जाना पड़ा 1970, 2 वर्ष के गैप के बाद, 5 वर्ष के गैप के बाद 1977 में वे आयोवा विश्वविद्यालय अमेरिका के इंटरनेशनल राइटर्स प्रोग्राम के हिस्सेदारी में थे। मतलब वो अमेरिका गए आयोवा विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल राइटर्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेखकों के कार्यक्रम में वे सम्मिलित हुए। उनकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म भी बनी है। कुमार शाहनी ने माया दर्पण पर फिल्म बनाई है उनकी 1973 में, जिस पर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। मतलब देखिए कि एक और निर्मल वर्मा जी कवि हैं, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, इतिहासकार हैं, इतिहासविद हैं, पत्रकार हैं, साथ ही साथ फिल्मकार के रूप में भी उनको जाना जाता है। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो रह चुके हैं। मतलब उन्हें पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, फेलोशिप। कहाँ से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज मतलब प्रगत विद्या संस्थान, भारतीय प्रगत विद्या संस्थान शिमला की फेलोशिप उन्हें मिली है। निराला सृजन पीठ भोपाल 1981 से 1983 तक, मतलब 2 वर्षों तक वे रह चुके हैं और यशपाल सृजन पीठ शिमला के वे अध्यक्ष रहे हैं 1989 में। 79 नहीं, 89।
89 1989। 1988 में इंग्लैंड के में प्रकाशित रीडर्स इंटरनेशनल द्वारा उनकी कहानियों के संग्रह द वर्ल्ड एल्सवेयर का प्रकाशन हुआ है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर, वैश्विक स्तर पर निर्मल वर्मा जी ने काम किया हुआ है। इसी समय बीबीसी अर्थात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लंदन द्वारा उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसको हम वृत्तचित्र कहते हैं। आपने जो साहित्यिक अवदान दिया है हिंदी को, उसमें जो उनके उपन्यास हैं, उन उपन्यासों में अंतिम आरण्य जो वृद्ध विमर्श का पहला उपन्यास है, रात का रिपोर्टर, यह 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लागू किया था उसके विरोध में काम करने वाले पत्रकार की जीवनी है एक प्रकार से उस समय जमाने की, या डायरी है मान लीजिए। एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत और वे दिन, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनमें से वे दिन उपन्यास पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अर्थात वो संपूर्ण का साहित्य पर उन्हें मिला था, जिसमें से वे दिन उपन्यास बहुत उनका प्रसिद्ध रहा। इनके कहानी संग्रहों में परिंदे, जिसका उल्लेख हमने पहले किया था, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां, बीच बहस में, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, इनमें से कौवे और काला पानी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और इन्होंने जो संस्मरण लिखे हैं, उन संस्मरणों का संग्रह है धुंध से उठती धुन नाम से, धुंध से उठती धुन नाम से है। और उन्होंने जो यात्रा वृत्त लिखा है, जिसका नाम है चीड़ों पे चांदनी, और उसका एक भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। चीड़ों पर चांदनी, यह उनके लिखे हुए यात्रा वृत्तांत का संग्रह है, जिसमें से इसी नाम के पाठ को हम पढ़ने वाले हैं। आपने नाटक भी लिखे हैं, जिनमें 3 एकांत नाटक बहुत प्रसिद्ध है। आपने निबंध भी लिखे हैं, और निबंधों में भारत और यूरोप, क्योंकि वो यूरोप में ज्यादा रहे, भारत में तो जन्मभूमि है ही, भारत और यूरोप नाम का उन्होंने निबंध संग्रह वैचारिक लिखा हुआ है। साथ ही साथ प्रतिभूति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों से कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए, ये उनके निबंध संग्रह हैं, वैचारिक निबंध संग्रह हैं। इतना बड़ा साहित्यिक अवदान देने के उपरांत मैंने उनके दर्शन किए हुए थे और उनसे बातचीत भी की हुई थी, जब वो पुणे के हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अधिवेशन में पधारे हुए थे। उनका निधन 25 अक्टूबर 2005 को हुआ। यात्रा वृत्त चिड़ों पे चांदनी हम आरंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने शिरीष के फूल, यह पाठ वृक्ष के संबंधी पढ़ा था, और चीड़ बीन नाम का भी एक वृक्ष है, जिसको अंग्रेजी में पाइन कहते हैं। आप में से बॉटनी के जो छात्र हैं, उनको ये पता होगा कि पाइन बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष होता है, जिसका कोन बहुत प्रसिद्ध है, और जिसमें पुनरुत्पादन जो होता है वो अलग रीति से होता है, अन्य वनस्पतियों से कुछ अलग रीति से होता है। चलते हैं हम यात्रा वृत्त चिड़ों पे चांदनी की ओर। देखिए, लगभग हमारे 11:06 हुए हैं, और लगभग 7 छात्र शामिल, 7, 8, 9, 10 छात्र शामिल हुए हैं, और धीरे धीरे शामिल होते ही जा रहे हैं। कल से कृपया बराबर 10:50 पर आपको शामिल होना है, ध्यान रहे, क्योंकि मेरा ध्यान भी भंग हो रहा है सबको ज्वाइन कराते कराते। ठीक है, आरंभ करते हैं। और मैंने इसके पूर्व भी कहा था कि चिड़ों पे चांदनी पर जो मैंने पीपीटी का वीडियो बनाया था, वो उस वीडियो को लगभग 3,500 लोगों ने देखा हुआ है, और वो वीडियो मैंने आपको भी डाल दिया है। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि आप हिंदी के इस प्रकार के वीडियो अगर चाहते हैं, हिंदी प्रेमी होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, तो कृपया करके हमारा जो जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके सदस्य अवश्य बने, तो आपको प्रत्येक विषय पर अलग अलग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बात अलग हुई। हम आरंभ करते हैं पाठ को सीधे। इन पहाड़ों के पीछे न जाने क्या होगा। जब हम छोटे थे तो अपने घर के बरामदे में खड़े होकर
अपने घर के बरामदे में खड़े होकर के अक्सर एक दूसरे से प्रश्न पूछा करते थे, इन पहाड़ों के पीछे क्या होगा। उन दिनों छुट्टी लेकर पहाड़ों पर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वे हमेशा हमारे साथ थे। ध्यान रखिए, पहाड़ों में घूमने के लिए जाने वाले लोग कौन से होते हैं? दक्षिण भारत के, मध्य भारत के। लेकिन जो खुद हिमाचल प्रदेश में रहते हों, हिमालय के गिरिकंदराओं में रहते हों, उनके लिए अलग से पहाड़ों पे जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हैं। उन दिनों छुट्टी लेकर के पहाड़ों पर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वे हमेशा हमारे संग थे, हमारे खेलों में, हमारे सपनों में। तब पहाड़ों की शक्ल, उनकी भावभंगिमा बिल्कुल अलग, दूसरे किस्म की थी। जैसे माँ की शक्ल बच्चों की आंखों में होती है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। जैसे माँ की शक्ल बच्चों के आंखों में होती है, वैसे ही हमें पहाड़ लगा करते थे। क्योंकि यहाँ देखिए, निर्मल वर्मा जी ने प्रकृति को अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है, और हम सभी उसी प्रकृति माँ के पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में यहाँ उपस्थित होते हैं। निसर्ग देवता या प्रकृति माता जो है, हम पर सदैव माँ जैसा प्रेम करती है। वह दूसरों के लिए नहीं होती। एक माँ की नजर अपने बच्चों के लिए होती है, वो अन्य बच्चों के लिए नहीं होती, अन्य अन्य औरतों के बच्चों के लिए नहीं होती। उसकी पहचान ही अलग होती है। ये उन्होंने ये फर्क बताया है, माँ की, अपनी माँ की नजर और दूसरे की माँ की नजर का। शिमले का वह घर बरसों पहले छूट चुका है। उसके बाद न जाने कितने छोटे बड़े हिल स्टेशनों के होटलों में रहना पड़ा, देश विदेश के कितने भी रहना पड़ा है। किंतु आज भी जब किसी अकेली निर्जन पगडंडी पर चढ़ता हुआ घास के किसी अनजाने द्वीप पर सांस लेने ठिठक जाता हूं, तो आंखें असीम विस्मय से भर उठती है। विस्मय मतलब आश्चर्य। पहाड़ों की अलंघ्य मतलब जिसे लांघ नहीं सकते, अभेद्य जिसे भेद नहीं सकते, ऊंचाइयों की तरह इस प्रश्न की रहस्यमयता आज भी वैसे ही बनी है जैसे बरसों पहले बचपन में थी। क्या पहाड़ी के पीछे क्या होगा? थॉमस मन का एक उपन्यास है जिसका नाम है मैजिक माउंटेन। आप जानते हैं, थॉमस मन बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जिन्होंने भारतीय पुराकथाओं का अध्ययन करके, खास करके वेताल पंचविशी या सिंहासन बत्तीसी जैसे ग्रंथों का अध्ययन करके अपने उपन्यास लिखे। उसमें से एक उपन्यास उन्होंने लिखा है द ट्रांसपोर्टेड हेड्स नाम से, और इस उपन्यास में उन्होंने भारतीय पुराकथाओं का उल्लेख किया हुआ है। और थॉमस मन ने मैजिक माउंटेन उपन्यास लिखा है, और ये निर्मल वर्मा जी ने बहुत बाद में पढ़ा, किंतु जब पढ़ा उन्हें ऐसा लगा जैसे पहले पढ़ा था। क्योंकि ध्यान रखिए, पुस्तक पढ़ना और पुस्तकों में अगर प्रकृति का वर्णन है, तो वो उस प्रकृति के वर्णन के, प्रकृति में वैसे के वैसे वो पहले से रहा करते थे, इसलिए उन्हें कोई उसका आश्चर्य नहीं लगा, कि उन्हें ऐसा लगा कि ये पहले ही हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन थॉमस मन ने किस स्थान पर लिखा है? देखिए किस स्थान का वर्णन किया है। स्विट्जरलैंड। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है, खास करके जहाँ हिंदी फिल्मों की, हॉलीवुड फिल्मों की और दक्षिण की भी फिल्मों की शूटिंग होती है। खास करके कुछ वहाँ का प्राकृतिक वातावरण दिखाने के लिए गानों में उनका होना जरूरी होता है, लाजमी होता है। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी चोटियां शिमले से अलग हैं, हिमालय से अलग हैं। वहां कभी नहीं गए, उन्हें कभी नहीं देखा, किंतु जिस मैजिक माउंटेन की बर्फीली गुहाओं में खोकर हैस कैस्त्रप, जो मैजिक माउंटेन का नायक है उपन्यास का, ने एक विराट सत्य की उपलब्धि की थी, उनकी क्षणिक उड़ती हुई अनुभूति हमें शिमला में हुआ करती थी। अब ध्यान रखिए, प्रकृति एक ऐसा रहस्य है जिसमें अगर हम ज्यादा घुसने की कोशिश करेंगे तो रहस्यवाद और बढ़ता जाएगा। और ध्यान रखिए, ये परमपिता परमात्मा की हमें बहुत बड़ी देन है कि हम इस प्रकार के क्या कहेंगे उसके लिए, देखिए इस प्रकार के रहस्यवाद में उलझ जाते हैं कि वहां फोन बंद, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये जो महान सत्य की, विराट सत्य की उपलब्धि हैस कैस्त्रप मैजिक माउंटेन के नायक को हुई थी, उसी प्रकार की कुछ क्षणिक उड़ती हुई अनुभूति बचपन में न जाने निर्मल वर्मा को कितनी बार हुई है। क्या उसका लेखा जोखा करना संभव है कि ये अनुभूति इतनी हुई, अनुभूति उतनी हुई?
ध्यान रखिए, मनुष्य के जीवन में पैसे का हम लेखा जोखा रख सकते हैं, समय का लेखा जोखा रख सकते हैं, अन्य अन्य चीजों का लेखा जोखा रख सकते हैं, लेकिन अपनी अनुभूतियों का लेखा जोखा रखना है तो आपको साहित्यकार बनना पड़ेगा। आपको अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करनी पड़ेगी, तब आप उस अनुभूति का लेखा जोखा रख सकते हैं। लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि अनुभूति को कितना भी बड़ा लेखक क्यों न हो, इतना भी कवि बड़ा क्यों न हो, वह शब्दों में बद्ध नहीं कर सकता। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है। जैसे कि पहले मैंने कहा था कि इसके पहले के पाठ में कालिदास का नायक जो है शकुंतल का नायक जो है वो शकुंतला का चित्र निकाल रहा है, उसे कुछ न कुछ कमी रह गया ऐसा लग रहा है। तो ऐसे ही कुछ न कुछ कमी रह जाती है। दुष्यंत पूरी तरह से उसका चित्र ठीक ढंग से उत्कीर्ण कर नहीं पाता, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है। वैसे ही अभिव्यक्ति करते समय, शब्दों में आबद्ध करते समय कुछ न कुछ कमी अवश्य रह जाती है। रात को सोते समय कृपया करके मुझे समय समाप्त होते ही बताइएगा, क्योंकि मुझे ठीक समय दिखाई नहीं दे रहा है। शायद 11:14 हुए हैं। कितना मिनट है अभी ओमकार? अभी है 20 मिनट है। अभी 20 मिनट? हाँ 11 मतलब बजकर के 11:14 हुए ना? हाँ अब 40 मिनट तक है ना। लेकिन हमने शुरू किया 10:50 को ना। हाँ तो ठीक है, ठीक है, 11:40 को है इंग्लिश का। ठीक है, ठीक है। तो 11:40 तक हम चलेंगे, ठीक है। हाँ 11:40 नहीं, 11:35 को छोड़ देंगे ताकि आप दूसरा भी ज्वाइन कर सकें, ठीक है। ठीक है सर। रात को सोते समय आकाश साफ होता था। दिसंबर के निबिड़ अंधकार में दूर की पहाड़ियां ड्राइंग पेपर पर धूमिल रेखा चित्र सी स्तब्ध निश्चल दिखती थी। इतनी महीन, महीन मतलब सूक्ष्म, इतनी म्लान, म्लान मतलब मुरझाई हुई। लगता था जैसे अंधेरे पर हाथ फेरते ही सब कुछ मिट जाएगा। आकाश कुछ नीचे सरक आता था, धरती को छूता सा, और धरती अपना और छोर समेटकर घुटनों पर झुका आती थी, जैसे पहाड़ी के आगे गुमसुम प्रार्थना कर रही हो। हम बच्चे थे, इस तरह से अजीब अद्भुत चित्रों को आंखों में बसाकर लिहाफ में ठिठुरते हुए सो जाते थे। लिहाफ मतलब ओढ़ना। सुबह कमरे की खिड़की से बाहर जाते ही क्षण भर के लिए दिल की धड़कन रुक जाती थी। मैं पलंग से उतरकर कांपते हाथों से सोते हुए भाई बहनों को जगाने लगता था। कुछ ही मिनटों में हम कंबल ओढ़कर खुली खिड़की के सामने बैठे दिखाई देते थे। कल रात सोते समय जो अंधेरी बुरी पहाड़ियां देखी थी, वो कहाँ है आज? स्कूल आने जाने वाली हमारी शॉर्टकट पगडंडी, पाउलवाट पगडंडी, हमारा खुबानी का पेड़, डाक खाने के नीचे पानी का बम्बा, ये सब कहाँ गया? बर्फ का एक छोटा सा सफेद सा पर्दा खींच आया, मतलब रात भर बर्फ की बारिश हुई और सभी और बर्फ 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 दिख रही है, जिसमें गड्ढे, नालियां, परिचित पगडंडियां, मकानों की छतें सब कुछ छुप गई हैं या छिपी नहीं है। वह महज एक सफेद मास्क पहन करके उभर कर सामने आई है, और हम इन्हें पहली बार नई आंखों से देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश में वगैरह जाएंगे, या फिल्मों में भी आपने बहुत बार देखा होगा कि सभी और किस प्रकार से बर्फ छाई होती है, और जिसमें घूमने का एक मजा और अलग ही होता है। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूलकर कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली रात हम बेखबर सो रहे थे और बर्फ चुपचाप गिरती रही थी। छोटे बच्चे हैं, देखिए छोटे बच्चों के मन में जिस प्रकार की शंकाएं उठती हैं, जो प्रश्न उठते हैं, समस्याओं को लेकर के एक प्रकार का जो एक औत्सुक्य और उत्कंठा पूर्वक वातावरण उनके मन में निर्माण होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। खिड़की के सामने पुराना चिरपरिचित देवदार का वृक्ष था, जिसकी नंगी शाखाओं पर रुई के मोटे मोटे गालों से बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वह सांता क्लॉज बन गया हो। आप जानते हैं कि क्रिश्चियनों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जो 15 दिसंबर में मनाया जाता है, जिसे नाताल कहा जाता है या क्रिसमस कहा जाता है। उसमें जो
मॉन्स बाबा रहता है ना, सांता क्लॉज, जिसकी दाढ़ी सफेद होती है, लाल कपड़े जरूर होते हैं लेकिन दाढ़ी सफेद होती है, ऐसा लगता है कि वो सफेद दाढ़ी वो प्रकृति बन चुकी है। सांता क्लॉज वो एक ही रात में जिसने बाल सन्न से सफेद, उसके बाल भी सफेद हो चुके हैं। टेलीग्राम के तार बर्फ की परतों में लपटकर मोटे हो गए। टेलीग्राम जो तार था ना, उस तार पर इस प्रकार से बर्फ लपेटी थी कि उस पर वो बड़ी तार हो गई थी, मतलब जाड़ी हो गई थी, थोड़ी सी मोटी हो गई थी, लिपटकर मोटी सफेद रस्सियों की तरह आकाश में खींच आए थे। हर कुछ क्षणों बाद इन रस्सियों से बर्फ के आइसिकल, बाइसिकल नहीं, आइसिकल मतलब आइस का साइकिल, फर में लिपटी सफेद गिलहरियों से नीचे लटक आ रहे थे। गिलहरियां जिस प्रकार रहते हैं ना, खरुतई, उस प्रकार वो लटक रही हैं, ऐसा नजर आता वो बर्फ। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेंकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती है। चेहरा जो बर्फ का मोज़ाइक है, मतलब स्फटिक है। स्फटिकों में जिस प्रकार से अलग अलग छोटे छोटे चौकों नजर आते हैं, वैसे ही ये नजर आ रही है। पहाड़ियों के ऊंचे ऊंचे नीचे पोर्टल्स पर टिका हुआ है, जिस पर रंग बिरंगे पत्थरों से विशाल हिमखंड चमक रहे हैं। दिन भर इन चोटियों पर पीले या स्लेटी रंग के, स्लेटी मतलब स्लेट, जो पाटी रहते हैं ना बचपन में, जिस पर आपने खड़िया से लिखा होगा, पेंसिल से लिखा होगा, उस प्रकार का रंग, जो पूरा न काला है, न नीला है, न हरा है, इस प्रकार का स्लेटी रंग के बादल का मेला लगा रहता है। पाउडर पफ सा हर बादल हवा में तिरता हुआ अपने सुनहरे पंखों से बर्फ के इस मोज़ाइक के पीछे जाता है। बर्फ और बादलों का यह चिरंतन खेल नारकंडा, डलहौजी, शिमला, ये वहां के प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं। नारकंडा, डलहौजी, शिमला हर जगह देखा है, परंतु गुलमर्ग की उस चांदनी रात में जो भूले से अचानक देखा था, वह आज भी नहीं भूल पाया हूं। देखिए, अभी एक नया छात्र शामिल हुआ, उमेश गुरव नाम का, तो ये थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि छात्रों को सम्मिलित करना पड़ता है यहाँ। ठीक है, गुलमर्ग कहाँ की जगह है? गुलमर्ग कश्मीर की जगह है, ध्यान रखिए। गुलमर्ग के एक होटल में उन्होंने चांदनी रात में जो देखा था, उसका अनुभव अलग है। वो अभी तक वो भूल नहीं पाए हैं, जब तक ये निबंध, ये यात्रावृत्त लिख रहे थे। शुरू अप्रैल के दिन थे। क्या गुलमर्ग में क्या हुआ था वो बता रहे हैं, देखिए। शुरू अप्रैल के दिन थे, हवा में चाकू की सी पैनी धार का तीखापन था। इतनी खतरनाक हवा थी वहां की। उत्तर भारत में, खास करके हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में वगैरह, जो हिमालय की गिरिकंदराओं का प्रदेश है, वहां की हवा बड़ी कठोर होती है, सख्त होती है, चाकू जैसी होती है। थोड़ी भी लग जाए तो शरीर में से खून निकल आए, इस प्रकार की वह है। शुरू अप्रैल के दिन थे, हवा में चाकू सी पैनी धार का तीखापन था। टूरिस्टों का तांता अभी आरंभ नहीं हुआ था। आप जानते हैं गुलमर्ग बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और वहाँ संपूर्ण विश्व से लोग रहने के लिए आते हैं, ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए। टूरिस्ट मतलब जो पर्यटक हैं वहाँ नहीं आए थे, उतने नहीं आए हुए थे, कम आए हुए थे। और जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ था, उसके अलावा होटल के सब कमरे खाली पड़े थे। केवल एक ही कमरा खुला था जिसमें निर्मल वर्मा जी रह गए थे। आधी रात अचानक हवा का वेग तेज हो गया। मैं दरवाजा बंद करने उठा हूंगा, लेकिन आंख खुलते ही मेरे भीतर यकायक सब कुछ शांत, निस्पंद सा हो आया था। चारों ओर एक घना सा सन्नाटा घिर आया था। कभी कभी खाली कमरों के दरवाजे, खिड़कियां हवा के झोंकों से खड़खड़ा उठते थे और फिर सब कुछ, छोटी बड़ी जानी अनजानी आवाजें एक अथाह शांति में डूब जाती थी। मतलब अलग अलग आवाजें होती थी और वे सारी आवाजें सन्नाटे में डूब जाती थी, शांति में डूब जाती थी, बिल्कुल भी आवाज नहीं हुआ करती थी। कमरे में हल्की फीकी सी चांदनी बिखर आई थी। अब देखिए, चीड़ों पे चांदनी, ये जो शीर्षक है इस यात्रा वृत्तांत का, वो यहाँ आपको नजर आएगा। कमरे में हल्की फीकी सी चांदनी बिखर आई थी। खिड़की के पार बीच के तरल अंधेरे को लांघती हुई खिलन मर्ग, अब दूसरा गुलमर्ग के पास
खिलनमर्ग दूसरा एक हिल स्टेशन है, उस ओर खिलनमर्ग की चोटियों पर जा टिकी। चांदनी के छुई मुई से झिलमिलाते ऊपर से नीचे तक बर्फ फिसल रहे थे। मतलब चांदनी मतलब चंद्र का प्रकाश जो है, उसके स्पर्श होते ही झिलमिलाते हुए बर्फ नीचे गिर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था मानो चंद्र के प्रकाश से जो बर्फ ऊपर है पहाड़ों पर वो नीचे आ रही है, ऐसा लग रहा था। सब कुछ एक दूसरे में चुपचाप सिमट आया था। लगता था जैसे संगमरमर की सफेद चूरे की हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखिए कितना कैसे उपमा दी है। आप जानते हैं संगमरमर जो सफेद रंग का पत्थर होता है जिससे ताजमहल बना दिया गया है, जो आपको मध्य प्रदेश का जो जबलपुर जिला है उसमें तो पहाड़ी की पहाड़ी संगमरमर की है। वहाँ सफेद रंग का संगमरमर है, वहाँ काले रंग का है, नीले रंग का है, हरे रंग का है, गुलाबी रंग का है। कभी अगर जाएं आप तो जरूर उस भाग को देखिएगा। तो ऐसा लग रहा था मानो ये बर्फ जो गिर रही है वो संगमरमर का सफेद चूरा किया हुआ, जो सफेद चूरा है वो उसकी हल्की हल्की बारिश से भी हो रही है, जैसे हम रंगोली डालते हैं ना उस प्रकार से हो रही बारिश, ऐसा लग रहा था। एक पीला उजला सा आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, ध्यान रखिए, एक पीला सा उजला सा आलोक प्रकाश होटल के बाहर पोलो ग्राउंड की घास पर फैलता हुआ हवा में बार बार कांप उठता था। किसमें? पोलो ग्राउंड। आप जानते हैं घोड़े पर बैठ करके गेंद को लाठी से मारना का पोलो नाम का खेल है। तो उस जमाने में वहां पोलो का ग्राउंड हुआ करता था और पोलो ग्राउंड की घास पर वो आलोक, वो पीले रंग का जो प्रकाश है वो फैला हुआ था और हवा में वो बार बार कांप उठता था। बादल, बर्फ, चांदनी, तीनों के अलग अलग रंग थे। कितनी बढ़िया बात कही। देखिए बादलों का रंग अलग है, बर्फ का रंग अलग है और चांदनी का भी रंग अलग है। तीनों के रंग अलग हैं, अलग अलग लय है उसमें। ध्यान रखिए प्रकृति माता की हर एक एक्टिविटी में, हर एक परिवर्तन में एक अलग प्रकार की लय, अलग प्रकार की धुन होती है। उस क्षण मुझे लगा मानो किसी मायावी संगीत के चमकीले सुरों में समस्त वन्य स्थल को अपने स्वप्निल निस्पंद पंखों के भीतर समेट लिया हो। लगता था जैसे चांदनी के रेशमी डोरी से खिंची हुई खिलन मर्ग की बर्फीली पहाड़ियां आतंकित और आकर्षित करता है, जिसके मोहपाश में बंधना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। कितनी बड़ी बात कही। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, देखिए एक बीच में रह गई थोड़ी बात। खिलनमर्ग की पहाड़ी बर्फी है, होटल के कमरे में पास तक सड़क आई हो और खिड़की के बाहर हाथ फैलाते मैं छू लूंगा ऐसा उन्हें लग रहा है। पहाड़ों पर चांदनी की यह अद्भुत माया जाल मैंने पहली बार देखा था। अलौकिक, अलौकिक मतलब इस लोक का नहीं, परलोक का हो कोई या अन्य लोक का हो। अलौकिक विस्मय से मेरी आंखें अनायास मूंद गई। ध्यान रखिए हम किसी भी सुंदर चीज को देखते हैं तो पहले अपने आप आंखें बंद कर लेते हैं, इसको हम मराठी में कहते हैं डोळ्याचे पारणे भेटणे। देखिए जब भी हमारी माताएं बहनें किसी मंदिर में जाती हैं अनेक दिन चल करके या प्रवास करके, उस मंदिर के देवता को देखते ही आंखें मूंद लेते। क्यों? क्योंकि ये रूप सदा सदा हमारे दिल में बस जाए। वैसे ही लेखक को लगा कि इतना बढ़िया रूप है, इसको हम सेव कर लेंगे अपनी आंखों की मेमोरी में। विस्मय से, अलौकिक विस्मय से मेरी आंखें अनायास बिना प्रयास के अपने आप सहज मूंद गई थी। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ों में भी सांप की आंख जैसा एक और अविस्मृत जादुई सम्मोहन होता है, एक भुतैला सा सौंदर्य जो एक साथ हमें आतंकित और आकर्षित करता है। सांप की आंखों में, आप जानते हैं कि इस पर बहुत सारे फिल्में बनी, नागिन जैसे। सांप की आंखों का एक सौंदर्य अलग होता है, वो डरावना भी है लेकिन फिर भी सुंदर है। लोगों को अब डर भी सुंदर लगने लगा है, ध्यान रखिए। तो ये आतंकित भी करता है और आकर्षित भी कर लेता है। जिसके मोहपाश में बंधना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। मतलब देखिए कि दुख, यातना, डर, आशंका, इससे मनुष्य जो गुजरता है उसे लगता है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते। ये डर हमेशा बना रहना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए मराठी के एक बहुत बड़े लेखक है माणिकराव घोड़घाटे ग्रेस नाम के, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, भय इथले संपत नाही। क्यों ऐसा है? क्योंकि डर भी हमारे मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हम नहीं डरेंगे तो प्रगति भी नहीं कर पाएंगे। हमारे स्मृतिकारों ने कहा, देखिए
आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने निना पशु भी समाना। इसमें आहार मतलब खाना, और उसके बाद अगर कोई जरूरत है मनुष्य की तो वो डर है। आपको अगर फेल होने का डर है तो आप पीरियड करते हैं, ध्यान रखिए। आपको असफल होने का डर है इसलिए आप सफलता के पीछे दौड़ते हैं। बहुत जरूरी चीजें हैं, इन बात को आपको समझने का प्रयास कीजिए। जाखू की पहाड़ी, अब जाखू वही एक भाग है दूसरा कश्मीर का ही। जाखू की पहाड़ी से सटा 700 फीट की ऊंचाई पर हमारा स्कूल था, उधर शिमला में बचपन में। हर शाम बस्ता झुलाते हुए हम, बस्ता मतलब दफ्तर, झुलाते हुए हम पहाड़ी छायाओं के संग नीचे उतरा करते थे। आज हम बहुत नीचे उतर आए हैं। बचपन की वह बुलंदी न जाने कहीं पीछे छूट गई है। आप जानते हैं कि मनुष्य जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है तो उसका निष्पापपन कम कम होता जाता है, वो स्वार्थी बनता जाता है। बचपन में वो स्वार्थी नहीं, परमार्थी होता है। बचपन में वो किसी से भी दिल लगा करके, दिल खोल करके मिल सकता है, लेकिन जैसे हम बड़े बड़े हो जाते हैं, हम खुल करके हंस नहीं सकते, खुल करके खेल नहीं सकते, खुल करके कोई काम नहीं कर सकते, खुल करके किसी पर विश्वास नहीं रखते। अब वो जो है, इसीलिए लेखक ने उसे कहा है, बचपन की बुलंदी कहा है उसे, तो वो कहीं पीछे छूट गई है। कुछ उस शाम 9 कुछ या से भीमताल, ताल मतलब तालाब, भीम तालाब से आते हुए उस एकाकी निर्जन रास्ते पर अचानक उन पुरानी चिरपरिचित छायाओं से भेंट हो गई, और मैं मंत्रमुग्ध सा, मंत्रमुग्ध मतलब मुग्ध का अर्थ होता है मूर्ख, किसी ने मंत्र मार करके अपने वश में कर लिया ना, उसे कहते हैं मंत्रमुग्ध होना। खड़ा रहा। ढलती शाम की फीकी सुनहरी आभा भूरी पहाड़ियों की ऊंची नीची रेखाओं पर उतर आई थी। उनके पीछे किंतु उनसे सटी हुई, लगी हुई, सटी हुई, चिपकी हुई एक अन्य पर्वत श्रृंखला आज खुले पंखे से ऊपर जाकर के टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी हो गई थी मानो कोई भीमकाल, भीमकाय मतलब बहुत बड़ा शरीर वाला, भीमकाय वनेला, वन का जंतु मतलब प्राणी, अपनी गर्दन उठा करके आकाश में निहार रहा हो, देख रहा हो। दो पहाड़ियों के बीच गांव की सलेटी छतें ताश के पत्ते जैसी बिखरी थी। ताश पत्ते वैसे बिखरी पड़ी हुई थी ये सारी छतें, जिन पर हल्के बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। बैंगनी मतलब वांग्याचा, जांबुला रंग। वे गुब्बारे पहली दृष्टि में बादल लगते थे, किंतु एकटक देखने से लगता मानो उनके भीतर से मैली रेत के धुंधले किंतु तीखी रेखाओं से युक्त पिरामिड उभरने लगते हैं। नीले पिरामिड, आकाश, बादल और हवा से मिलकर वह पिरामिड चित्रित हुए हैं। शाम की धूमिल छायाओं ने इन्हें जन्म दिया है। नहीं, देखिए कितना सुंदर वर्णन किया हुआ है। लेखक की यह विशेषता होती है। अनुभूति तो सामान्य व्यक्तियों को भी होती है, लेकिन लेखक उसको शब्दों में आबद्ध करने का प्रयास करता है। माना कि हर वस्तु का सौंदर्य शब्दों में आबद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां थोड़ा बहुत पहुंचा तो जा सकता है। देखिए, सामान्य लोगों की अनुभूति, महान लोगों की अभिव्यक्ति, देखिए इसमें दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। हम लोगों में भावयत्री प्रतिभा होती है, भावयत्री शक्ति होती है, लेकिन लेखकों में, कवियों में एक अन्य शक्ति जिसे कहा जाता है कार्ययत्री प्रतिभा। वो कुछ नया कर सकते हैं। कितना सुंदर वर्णन है। देखिए, एक परिच्छेद लेकर के हम रुक जाएंगे आज, क्योंकि मुझे भी बीकॉम द्वितीय वर्ष की द्वितीय भाषा की तासिका लेनी है दूसरी। यह पहाड़ी छायाएं एक सी हैं, किंतु हर जगह इनके पलछिन बदलते रंगों को देखा है। जाखू की पहाड़ियों पर स्कूल के कमरे की खिड़की से बाहर इन्हें धीरे धीरे धूप के संग उतरते देखा है। बहुत वर्षों बाद कोटगढ़ के सेब के बगीचों में लेटे हुए पेड़ों की सरसराती टहनियों पर रानी खेत की चीड़ नुमा पाइन जैसे सुई नुमा, अब जानते हैं सूचीपर्णी जिसे कहा जाता है,
सुई नुमा नुकीली पत्तियों की जाली से इन्हें चुपचाप छनते झरते देखा है। तो आज हम यहाँ रुक जाते हैं। कल की तासिका में हम शेष भाग को लेने का प्रयास करेंगे। अभी बहुत बड़ा पाठ है, आज के दिन यहीं रुकते हैं। किसी को कोई शंका पूछनी हो तो पूछिए, हमारे 2 मिनट अभी बाकी हैं। कुछ पूछना है? श्रद्धा जी, स्वरूपा जी, ओमकार जी और भी बहुत सारे छात्र शामिल हुए हैं मेरे नहीं ख्याल सर। से। हाँ, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आज यहाँ यहीं रुक जाते हैं। कल की तासिका में हम इस पाठ के अगले भाग की ओर जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।